हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 6 चल रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपको मैं वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैप्टर 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित सारा टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले मैंने जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्रम से। 2024 का अलग से प्लेलिस्ट बना है, चाहे बच्चे बाद में देखें या तुरंत देखें, लेकिन प्लेलिस्ट जाकर के आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, साथ में देखेंगे अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, इसका विमेय सूत्र, इसका मात्रक, इससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, संपूर्ण डिटेल्स यहां पर आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो हमने इसके पहले स्वप्रेरण की क्रिया समझाई थी कि हमारे पास एक ही कुंडली है और उस कुंडली में हमने धारा बहाया, फलस्वरूप उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा बहने लगती है, चाहे वो अल्प धारा हो। तो स्वयं के कारण ही स्वयं पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। अब यहां पर अन्योन प्रेरण है। अन्योन मतलब अन्य, प्रेरण मतलब अन्य के प्रेरण से, दूसरे के प्रभाव से दूसरे पर धारा उत्पन्न होना अन्योन प्रेरण की घटना कहलाएगी। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण दोनों में डिफरेंस समझते चलिएगा, बाद में आपको डिफरेंस भी कराऊंगा तो आप लोग परेशान मत होना। तो बच्चों, अन्योन प्रेरण में क्या है, दूसरे के अन्य, देखो ना, अन्य के प्रेरण से, म्यूचुअल इंडक्शन जिसे बोलते हैं, और स्व मतलब सेल्फ इंडक्शन, स्वयं के प्रेरण से। एक हमारे पास कुंडली, उसमें हमने धारा बहा दी, फलस्वरूप उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, अर्थात उसमें प्रेरित धारा बहने लग गई। तो वो जो परिघटना है वो स्वप्रेरण कहलाती है। लेकिन अन्योन प्रेरण में यहां पर पूरा चेंज है कि हमारे पास एक कुंडली है और उस कुंडली में धारा बहाया तो पास रखा दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो ये जो परिघटना है आपका अन्योन प्रेरण कहलाता है। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। शॉर्टकट में एक हम छोटा सा कुंडली बनाते हैं। ये हमारे पास बच्चों कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली की बात करें तो इसमें हम धारा बहाएंगे। यदि इसके लिए मैं धारा नियंत्रक की बात करूं तो ये धारा नियंत्रक लग गया और इसी से कनेक्ट है हमारा एक बैटरी, मान लीजिए प्लस है और बीच में ये माइनस है, और यहाँ पे एक लगा देते हैं अपन कुंजी और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं कुंडली के साथ। तो ये हमारा एक प्राथमिक कुंडली है, प्राइमरी कुंडली है, ठीक है। और बच्चों, इसमें हम धारा बहाते हैं तो इसे हम पी देते हैं क्योंकि प्राइमरी है। और दूसरा, इसी के पास में एक दूसरा कुंडली रखा हुआ है, तो ये हमारा दूसरा कुंडली है। हो सकता है इससे बड़ा हो, छोटा हो, कुंडली है, बस इतना समझो। तो ये दूसरा कुंडली है। तो जब हम प्राथमिक कुंडली में यानी पहले कुंडली में या किसी कुंडली में धारा बहाते हैं, फलस्वरूप उसके पास रखे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसके धारा को भाई हम जानेंगे तब ना कि हाँ इसमें धारा बह रही है। तो इस पे हम धारा मापी लगा देते हैं या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जिससे कि इसमें विक्षेप हो तो पता चले हाँ भाई धारा इसमें बह रहा है। तो जब हम किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करें, तो आप सबको पता है कि आर्स्टेड साहब ने ही शुरू में बता दिया था कि एक हमारे पास चालक तार है ना, और उस चालक तार में धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र है क्या भाई? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आकर्षण करने का गुण, एक प्रकार से आकर्षण पैदा होता है। तो आकर्षण कैसे होता है? क्योंकि उसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो होगा जिसके कारण वो प्रभाव है। मान लीजिए कहीं मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, 1 किलोमीटर से आप अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया में, तो कोई ना कोई सुरक्षा गार्ड वहां पर होगा ना, तो वहां पर पुलिस कर्मी लगे रहेंगे जिससे आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लो किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का कोई ना कोई जिम्मेवार भी होगा ना, तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और उन्हीं रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो कहने का मतलब यदि इस कुंडली में धारा बहाएंगे तो इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा,
फलस्वरूप इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बदलाव, और चुंबकीय क्षेत्र का बदलाव मतलब क्षेत्र रेखाओं का बदलाव मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और फिर फैराडे साहब ने बोला, अरे रुको रुको, चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न होगी, सीधा फंडा। सही है कि नहीं? फैराडे साहब ने यही चीज किया। बोले आर्स्टेड साहब बोले थे भाई साहब कि एक चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हम बता रहे हैं ना कि ये कुंडली है और कुंडली में हम धारा बहा रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक और धारा बहने लग जाती है, और वो धारा आप पास रखे दूसरे कुंडली में। भाई यहां से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फलस्वरूप इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। ये परिघटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। कितना बढ़िया मजे के साथ आप समझ रहे हो। ठीक है भाई, थोड़ा समय दीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, ये आपसे हमारा वादा है। जैसा कि हमने यहां पर आपको बताया कि प्राइमरी कुंडली, सेकेंडरी कुंडली है। प्राइमरी कुंडली में एक हमने धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक है और ये आपका ये बैटरी है। इसको कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही कुंजी जोड़ा जाता है तो इसमें धारा के मान में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे सेकेंडरी में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है, अर्थात एक अल्प धारा बहती है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो धारा मापी लगा होता है इसमें विक्षेप होता है, तो इससे तो पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई धारा बहने लग गई है। ठीक है, ये धारा मापी है जी। तो ये चीज हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब दूसरे के कारण। प्राइमरी में हमने धारा बहाया और सेकेंडरी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, ये कहलाता है अन्योन प्रेरण। तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक अर्थात प्रेरित धारा, विद्युत वाहक बल यहां पर लिख लेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे कि हमने प्राइमरी में जो धारा बह रही है इसके धारा के मान में परिवर्तन किए, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, पास रखे दूसरे कुंडली में एक प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहने लग जाती है, जिसको हम धारा मापी की सहायता से देख सकते हैं, समझ सकते हैं या उसकी गणना कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। ये परिघटना हमारा अन्योन प्रेरण कहलाता है। अभी अन्योन प्रेरकत्व तो हमने नहीं पढ़ा है, अभी अन्योन प्रेरण पढ़ा है। ठीक है, परिघटना हमने पढ़ा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा अन्योन प्रेरकत्व। इसकी परिभाषा हम थोड़ा सा बाद में देंगे, पहले इसका थ्योरम थोड़ा सा गणितीय रूप हम समझेंगे। अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण, देखो मेरा यही उद्देश्य रहता बच्चों कि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार से डाउट ना रह जाए। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, भले ही समय लग जाए लेकिन ऐसा ना हो जाए कि भाई आप इस टॉपिक को देखने के बाद कहीं और भी जाओ कि यार ये समझ में नहीं आया, अब मुझे दूसरे की मतलब एक प्रकार से दूसरे की कहीं वीडियो देखूं तब समझ में आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको समझ में आएगा। दो प्रकार से इनकी परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा, पहली परिभाषा के लिए अपन शुरू करेंगे बच्चों। पहली परिभाषा, ठीक है, परिभाषा लास्ट में निकल कर आएगा, लेकिन पहले गणितीय व्याख्या समझेंगे। ठीक, चूंकि ये जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है, जब हम इसमें धारा बहाएंगे तभी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मतलब धारा पहले में बहाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स दूसरे में परिवर्तन होगा। सही है कि नहीं? प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरे में उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कुंडली में जो धारा बह रही है वो पहले के फ्लक्स के कारण बह रही है। भाई सही है कि नहीं? मतलब इसमें जो प्रेरित धारा इसमें बहेगी, इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो इसके कारण जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और इसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा इसके कारण, तो वो पहले के धारा के कारण होगा। अब आपको समझ में नहीं आया ना? रुको मैं समझाता हूं। मैंने ये कहा बच्चों कि जब हम पहले में धारा बहाते हैं I1 तो ये उत्पन्न करता है चुंबकीय फ्लक्स। n फेरे हैं, तो जैसे मान लीजिए फेरों की संख्या n है, तो पहले कुंडली में N1, दूसरे कुंडली में N2। तो दूसरे कुंडली में N2 φ2
ये कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये किसके कारण? I1 के कारण। और फिर बच्चों ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसी के कारण एक धारा बहेगी जो I2 धारा होगी, तो दूसरे कुंडली में धारा बहेगी। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, डीप में जाइएगा कि हमने पहले में धारा बहाया है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दूसरे में हो रहा है इसके प्रभाव से। तो जो दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है N2 Φ2 वो I1 के समानुपाती है। यानी मैं कह दूं कि N2 और Φ2 में जो भी परिवर्तन होगा वो I1 के कारण होगा, वो I1 के समानुपाती होगा। I1 में जितना परिवर्तन होगा उतने ही दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। ये चीज क्लियर है? तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझा सकता हूं बच्चों कि मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा कितना बहाया हमने? I1, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होगा कि नहीं? Φ2, सही है कि नहीं? अब फेरे भाई देखो, प्रत्येक फेरे में भाई जैसे हमारा एक फेरा है, एक फेरे में Φ2 है, मतलब फाई फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। N फेरे हैं तो N फाई हो जाएगा ना। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो हम तो ये डायग्राम तो आप लोगों ने बना लिया होगा ना, डायग्राम आपको बनाना है अलग से, मैं इसलिए बनाया हूं ताकि कहीं पे मैं इसको समझा सकूं अलग से। तो अब आगे थोड़ा सा लिखने का तरीका भी समझो कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा बहाया तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 परिवर्तन हुआ। फेरों की संख्या N है। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि जो भी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी वही फ्लक्स बंधता है, वो प्राथमिक के धारा के कारण तो हो रहा बच्चों, प्राथमिक के धारा के कारण हो रहा है। तो N2 Φ2 जो है वो समानुपाती है I1 के, मतलब द्वितीय कुंडली में जो भी फ्लक्स बंधता है वो प्राथमिक में प्रवाहित धारा के समानुपाती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, ठीक है। तो ये हमने M एक नियतांक लगा दिया जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अन्योन प्रेरकत्व। जहां आपका N, यहां पर आप लिख लीजिए, जहां N क्या है, जहां आपका M क्या है? एक आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक है जिसे दोनों कुंडली की अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। दोनों कुंडली के मध्य क्या बोलते हैं बच्चों? अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। पूरा लिख समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े यार, एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अन्योन प्रेरकत्व का फार्मूला यहां से कितना निकल कर आएगा? जब भी कोई M कहेगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा N2 Φ2 बटा I1, ठीक। ये पहले के कारण दूसरे कुंडली पर ये प्रभाव डाला गया तो ये चीज निकल कर आ गया, ठीक है। अब यदि थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब, यदि यहां पर इसको मैं एक समीकरण दे सकता हूं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से यदि बच्चों इकाई धारा बहाया जाए, I1 का मान 1 हो जाए तो समीकरण 2 से जो M का मान है वो N2 Φ2 के बराबर होगा। मानो मतलब अन्योन प्रेरकत्व का मान है दूसरे कुंडली में फ्लक्स बंधता के ही बराबर है, लेकिन कंडीशन देख के रखा है कि भाई साहब जो अन्योन प्रेरकत्व का मान है वो आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता के ही बराबर है, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता के ही बराबर है, लेकिन कब? जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बहाया जाए। ये देखो जरा, हमारा ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, जो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो प्राथमिक के धारा के कारण हो रहा है। अब इसमें अन्योन प्रेरकत्व का मान इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ही बराबर होगा, लेकिन कब? जब प्राथमिक में इकाई धारा बह रहा हो, ठीक है बच्चों। यानी M का मान, यानी दोनों कुंडली के बीच जो अन्योन प्रेरकत्व का मान है आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली के फ्लक्स बंधता के ही संख्या के बराबर है, पर कब? जब I1 का मान 1 हो। I1 मतलब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान इकाई हो, मतलब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो लीजिए भैया, परिभाषा लिख ही लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व
आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली के उस फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होती है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये पहली परिभाषा निकल कर आ गई बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व की। दूसरी परिभाषा भी समझेंगे, लेकिन पहली परिभाषा तो क्लियर है, इतना समझ में आ गया हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आसानी से इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब फलस्वरूप बच्चों दूसरी परिभाषा की बारी आ चुकी है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम तो क्लियर है कि भाई साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि द्वितीयक कुंडली में जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा। चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, किसके साथ? समय के साथ। कुल कितने फेरे हैं? n फेरे हैं, और हमेशा माइनस होता है क्योंकि भाई जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। लेंज के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई यदि प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है ना तो जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। तो ये चीज माइनस में आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि बच्चों मैं यहां पर n2 को अंदर ले जाऊं तो माइनस रहेगा ही, d/dt हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट में हो जाएगा n2 और φ2। अच्छा n2 φ2 आपको याद आया होगा कि n2 φ2 जो है mi1 के बराबर है। चूंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि n2 φ2 है वो i1 के समानुपाती होता है, और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे हम अन्योन्य प्रेरण या गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसको हम यहां पे रख दें, इसलिए आपका E बराबर देखिएगा कितना हो जाएगा -t/dt। भाई इसका वैल्यू यहां पर रखेंगे m, ठीक है, i1। अब m को बाहर ले लेते हैं बच्चों तो -m हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा di/dt, ठीक है। अब मान लीजिए धारा में परिवर्तन इकाई हो, यहां पर भी बहुत ही आसान है। यदि di/dt धारा में परिवर्तन समय के साथ इकाई हो तो यहां पर जब 1 रखेंगे तो E आपका बच्चों तो E बराबर कितना हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा, माइनस तो हटा ही दो। मतलब यहां पर भी जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। अभी यहां पर यह था कि भाई जो अन्योन्य प्रेरकत्व था वो चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स बंधता के बराबर था। जो अन्योन्य प्रेरकत्व यम था वो फ्लक्स बंधता के बराबर, जबकि धारा इकाई बह रहा हो। अब यहां से एक निष्कर्ष निकला कि जो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर है, लेकिन इस बार जो धारा में परिवर्तन है वो इकाई हो, वहां पे धारा इकाई बह रहा हो, इसमें धारा में परिवर्तन भाई समय के साथ है ना। जब भी समय के साथ मतलब वो परिवर्तन हो रहा है, उसकी दर है, धारा में परिवर्तन की दर बता रहा है। तो कहीं ना कहीं कुंडलियों के मध्य, दो कुंडली है मान लो, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के ही बराबर है, लेकिन कब? जब धारा में परिवर्तन इकाई हो रहा हो। तो ये मैंने परिभाषा भी लिख दी कि कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के ही बराबर है जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, एकांक हो। एकांक मतलब इकाई हो। यह चीज आ गया अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ट्विस्ट यहां पर समाप्त नहीं हुआ है बच्चों, अभी आगे चलेंगे। अभी हेनरी की परिभाषा निकालेंगे क्योंकि भाई पूरा कंप्लीट करेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब यहां से ही हेनरी की परिभाषा निकालेंगे। हेनरी की परिभाषा भाई पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा ही गया ये, ठीक है। अब चूंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा E जो है वो m × di/dt के बराबर, माइनस को हटा देते हैं क्योंकि यहां पर माइनस की जरूरत नहीं है बच्चों, इसलिए माइनस को हटा दे रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, E बराबर मैंने कहा m di/dt है, ठीक। अब मुझे m का मान निकालना है क्योंकि m ही तो आपका हेनरी होगा, तो एक मिनट, m ऐसा होगा, m बराबर, यदि इसको ले आया जाए तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, मतलब E/di/dt। धारा I1 करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, नहीं प्राथमिक कुंडली में। अच्छा, अब ये E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका मान 1 कब होगा? जब आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 1 वोल्ट हो, ठीक है, वोल्ट हो गया और धारा में परिवर्तन हो जाएगा 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, मतलब समय के साथ 1 एम्पियर, तब तो 1 और 1 कटेगा तो आपका आएगा भैया 1 हेनरी। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन हो और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो वो 1 वोल्ट हो,
तब दोनों कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है 1 हेनरी के बराबर होता है। भाई मैंने क्या कहा कि भाई प्राथमिक कुंडली में धारा बहाया, वो धारा कितना था 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड। उसके फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो आपका 1 वोल्ट हो। इस स्थिति में जो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व है वो 1 हेनरी के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? तो चलिए परिभाषा भी लिख लीजिए आप लोग कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पीयर प्रति सेकंड से हो रहा हो, इसके फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा हो 1 वोल्ट हो, तो दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो 1 हेनरी के बराबर होता है। ठीक है, कुछ यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। 1 मिली हेनरी किसके बराबर होता है बच्चों? छोटे मात्रक के रूप में यदि हम लिखे तो छोटे मात्रक 1 मिली में कितना होता है? 1 मिली में 10⁻³ होता है। ये भी 11th क्लास में मिली वाला शब्द आया था। ठीक है, और माइक्रो जब भी आ जाए, 1 माइक्रो हेनरी, माइक्रो में लिखना 10⁻⁶ हेनरी। ठीक है, यहां तक क्लियर? बिमी सूत्र आप लोगों से बनना चाहिए। बिमी सूत्र निकालना नहीं आ रहा तो मैं आपको सिखा दूंगा। बिमीय सूत्र देखो बच्चों, बिमी सूत्र बहुत आसान है। चूंकि अभी आपने m बराबर पढ़ा, m बराबर अभी आपने पढ़ा E अपान di/dt। अच्छा, E क्या है भाई? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही आपका विभव है या विभवांतर है या विद्युत वाहक बल है, मतलब आवेश अपान Q। ठीक है, और ये आपका di/dt। अब कार्य का बिमी सूत्र तो सबको पता है, mL² (10⁻²), ये कार्य का बिमी सूत्र है। ये बटा वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आवेश का क्या होता है? धारा गुणे समय AT। ये लो भाई, फिर नीचे ये आपका धारा एम्पियर है तो एम्पियर रहने दो। ठीक है, बटा में ये टाइम है तो आप टाइम रहने दो। कहानी यहाँ तक रहने दीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए आपका mL² (10⁻²) है, इसको रहने दीजिए। जो हर का हर ऊपर जाता है तो t ऊपर गुणा हो जाएगा, और जो अंश का हर है वो नीचे आता है, 8t हो गया। ठीक, तो देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, इस t से t को कैंसिल कर दो तो बचेगा आपका mL² (10⁻² और 1⁻²। जी हाँ, ये आपका आ गया बिमी सूत्र। ठीक है ना? और यदि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक पूछा जाए तो आप लिख देना हेनरी। यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं, नोट, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक का SI मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल H लिख देना। ठीक है, हेनरी होता है। और आज का लेक्चर यहीं पे समापन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685 29 91 49। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से आप पूरा हैंड रिटेड नोट्स मिलेगा, जैसा पढ़ाता हूं वही नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।